स्टार्ट करने वाला हूं। वंस अगेन वेलकम बैक एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर सेफ। तो जो लास्ट लेक्चर में कुछ किया था वो वापस से एक बार मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट लेक्चर का जो लास्ट थ्योरी था, लास्ट थ्योरी दैट इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी। कुछ बच्चे लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे, तो उसके लिए मैं वापस से वो लास्ट लेक्चर का कुछ टॉपिक में अभी रिवीजन कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले तो क्वेश्चन ऐसा एक बंदे ने पूछा है कि मुझे ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझ में नहीं आया, तो मैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं वो मैं आपको समझा दूं। देखो, ये है जो है वो कोई स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है। ये मेटालिक स्फीयर है और यहाँ पे मैं बाहर से इसके ऊपर मैं चार्ज प्लेस कर रहा हूं। अच्छा, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। चलो, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक का मतलब हुआ इंसुलेटर। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ, पहले ये निकालो। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब ऐसा हुआ कि ब्रेकिंग ऑफ इंसुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब ऐसा हुआ कि जो इंसुलेटर मटेरियल था, वैसे नाम ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि वो इंसुलेटर है, बट कुछ होता है ऐसा कि वो इंसुलेटर होता है तो भी उसके अंदर से चार्ज फ्लो होने लगता है। तो चार्ज फ्लो होने लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट, मतलब एक चार्ज का फ्लो होना लगा, इसका मतलब ऐसा हुआ कि उसका इंसुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ब्रेक हो गया। तो दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो किसका ये डाउट था? कौन किसने सर, पूछा? मेरा कशिश। आकाशीष। देखो, ये एक कंडक्टर है और उसके अंदर मैं बाहर से चार्ज डाल रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं उसके अंदर चार्ज इंक्रीज करूंगा तो उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है दैट कैन बी गिवन बाय के क्यू बाय आर, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो जैसे ही आप चार्ज वहां पे डालते हो और चार्ज को इंक्रीज कर रहे हो, तो उसी हिसाब से पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो ये जो स्फीयर है उसका वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसका जो टेंडेंसी होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? पॉजिटिव चार्ज का है। तो वो क्या करने का ट्राई करेगा? वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसका नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन का टेंडेंसी भी, नेगेटिव चार्ज का भी अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी भी बढ़ रहा है। तो as you goes on increasing the electric field, the tendency to attract the negative charge is also increases. अब ये स्फीयर के आसपास क्या है फ्रेंड्स? क्या है इसके आसपास? तो इसके आसपास एयर पार्टी। पार्टिकल्स है। तो लेट अस अज्यूम द एग्जांपल ऑफ H2 गैस। तो H2 गैस का एग्जांपल अज्यूम करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो मच स्ट्रॉन्ग बाय इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन इट। चार्ज आप जैसे बढ़ाते जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो आजू बाजू के जो एयर मोलिक्यूल्स है उसका, आजू बाजू जो एयर मोलिक्यूल्स है उसका आयोनाइजेशन करेगा। आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एयर मोलिक्यूल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द आयंस। एयर मोलिक्यूल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द आयंस, दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या हुआ कि ये जो H2 गैस था उसका क्या हो गया? आयोनाइजेशन हो गया और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ।
तो ये गैसियस मोलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, पर जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो वो क्या करेगा, वो हमारा जो स्फीयर है उसको खा जाएगा, वो हमारा स्फीयर उसको खा जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि अब जो स्फीयर का जो चार्ज है, नेट चार्ज पॉजिटिव था वो अभी तक तो, बट वो इलेक्ट्रॉन को अब आसपास से एयर मोलिक्यूल्स में से, ऐसे एक मोलिक्यूल नहीं होगा, ऐसे तो बहुत सारे मोलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स वो खाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन को जैसे खाएगा तो उसका खुद का जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। होगा। तो ये सिचुएशन पे क्या होने लगता है कि आजू बाजू के एयर मोलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। एक हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो रहा है एयर के अंदर। तो ये एयर तो वैसे इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जैसा जनरेट हुआ, चार्ज का मोशन हुआ, मतलब उसका जो डाइलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक था, इंसुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक था, उसका ब्रेक डाउन हो गया। सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये स्टार्ट होता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये स्टार्ट होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्टार्ट करेगा ब्रेकडाउन का, उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। एक बार डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप कोई एक्सेसिव चार्ज वहां पे रख नहीं पाओगे। एक बार सपोज के 10 कूलम इज द चार्ज, स्फीयर का अंदर 10 कूलम इज द चार्ज at which the breakdown is just about to start, or ionization is just about to start. ये 10 सपोज के 10 कूलम ऐसा चार्ज है, वहां पे आयोनाइजेशन स्टार्ट होने वाला है। तो अगर 10 + 2 करोगे आप, तो आपने तो 2 कूलम ऐड किया और 12 कूलम किया, बट जैसा ही 12 कूलम किया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने के द्वारा आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने के द्वारा आयोनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने के द्वारा आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस। तो अब क्या होगा, वापस से चार्ज डिक्रीज होने लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का गेन, तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो चार्ज वापस से डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने के बाद कितना आ जाएगा, वापस से 10 कूलम आ जाएगा, बिकॉज एट दैट चार्ज आयोनाइजेशन जस्ट इज अबाउट टू स्टार्ट। तो वापस से जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे ही वापस से स्टॉप हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि कुछ एक सर्टेन कंडीशन तो ऐसा आएगा कि उसके बाद आप कोई भी कंडक्टर हो, उसके ऊपर एक्सेसिव चार्ज आप नहीं रख पाओगे, बिकॉज अगर उसके ऊपर आप एक्सेसिव चार्ज रखते हो तो भी क्या होगा, तो भी वो ऑटोमेटिकली लीक हो जाएगा। जैसे मैंने 10 कूलम से 12 कूलम किया, बट वापस से मुझे क्या मिल गया, 2, वापस से मुझे 10 कूलम वापस से मिल गया, उसका 2 कूलम चार्ज लीक हो गया, इलेक्ट्रॉन का गेन करने के द्वारा लीक हुआ, बट वो निकल गया, वो गायब हो गया। मतलब एक बार कोई कंडक्टर एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के स्टेट में आ जाता है, उसके बाद आप उसके ऊपर एक्सेसिव चार्ज रख नहीं पाते हो। तो ये पूरा चीज था। तो यहाँ पे 3 चीज समझनी थी। नंबर 1, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, नंबर 2, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एंड व्हाट हैपेंड एट दिस सिचुएशन। तो आंसर, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं, तो कोई भी मटेरियल है, जैसे एयर मोलिक्यूल्स है या कोई भी और इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, तो वो भले ही इंसुलेटर है, बट उसको अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई करते हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसा पॉसिबल है कि वहां से भी कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, वहां से भी इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस फिनोमिनन ऑफ दैट इंसुलेटर इज डिफाइंड एज अ, इट्स अ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जो सर एक डाउट, एक मिनट, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये होता है उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। और तीसरी बात कि इस सिचुएशन के बाद आप कोई भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर ज्यादा रख नहीं पाओगे, बिकॉज अगर उसके ऊपर एक्सेस चार्ज आप एस्टेब्लिश करने का ट्राई करोगे तो भी वो वापस से लीक हो जाएगा। चलो बोलो अब क्या, रिश्वा बोलो। સર આમાં ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કર્યો પછી જે ટોટલ ચાર્જ હતો 10 કુલમ, એ 10 કુલમ જ થઈ ગયો ને, તો हाँ, ચેન્જ પાછો શું 10 આવ્યો? કુલમ થઈ જાય। हाँ, તો ચેન્જ શું આવ્યો? તો એ જ તો વાત છે કે ચેન્જ ના કરી શકીએ આપણે. That is the thing कि after the object achieves this state, we cannot increase the charge on it. That is I want to explain. उसके बाद उसके ऊपर हम चार्ज एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं. सर बट
बट ऐसे तो सर एयर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे, तो सर आयोनाइजेशन की जिसका वजह से मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग, गेन करने हाँ, की वजह से वो बॉडी न्यूट्रल नहीं होगा। नहीं होगा ना, बिकॉज क्यों नहीं होगा सोचो। बिकॉज 10 कूलम के 10 कूलम जो था चार्ज, वहां पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है कि जो आयनाइजेशन करने का ट्राई करेगा, तो सिमिलरली 10 कूलम वापस ऐसा केस आएगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से डिक्रीज हो जाएगा, सो दैट द आयनाइजेशन इज आल्सो गोइंग टू बी स्टॉप्ड। सो 10 कूलम में अगर आयनाइजेशन स्टार्ट होता है तो वापस से 10 कूलम में ही स्टॉप हो जाएगा। ओके ओके तो फिर उसके बाद वो इलेक्ट चार्ज डिक्रीज होने के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, तो वापस से वो ऐसा स्टेट आ जाएगा कि जहां पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है एट दैट टाइम। ओके सर। तो ये 2 कूलम जब आपने, देखो यहाँ पे देखो, 2 कूलम जब आपने डाला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ था, बट जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और वापस से वो 10 कूलम पे स्टॉप हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब एक वो फ्रिंजिंग का क्वेश्चन किसी ने मैंने मुझे अभी पूछा था, तो फ्रिंजिंग का क्वेश्चन भी मैं आपको, वो फ्रिंजिंग क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और वो कैपेसिटर वाला थ्योरी एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बोर्ड के एग्जाम में 99% उसका आने का प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज डिराइव द इक्वेशन ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। So that is what is a very most important theory. तो यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो फ्रेंड्स मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज ये है कि कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या है। देखो एक बार मैं कैपेसिटर का फंडामेंटल आपको याद करा दूं। व्हाट इज कैपेसिटर? तो अ सिस्टम ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर, दो कंडक्टर के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है इलेक्ट्रिकली। तो द सिस्टम ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप साइज जो भी हो, बट अगर दो कंडक्टर एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। जब हम ये दो कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कोई एक कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज अचीव करता है, वो क्यों अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और एक कंडक्टर नेगेटिव चार्ज अचीव करेगा। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो कंडक्टर है, यहाँ पे कैपेसिटेंस के डेफिनेशन में, कैपेसिटेंस का जो डेफिनेशन है उसमें ये जो चार्ज है दैट इज अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव कंडक्टर, एंड डिनोमिनेटर में जो V है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। तो ये डेफिनेशन है कैपेसिटेंस का। दो कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेना है आपको, एंड चार्ज जो लेना है वो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर का लेना है। कैपेसिटर इज द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर and capacitance is the ratio of charge on positive conductor and the potential difference between the two conductor. So that is what is the capacitance. अब मुझे यहाँ पे डिराइव करना है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो वो आपके सिलेबस में फ्रेंड्स तीन टाइप के कैपेसिटर्स है, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात है। सर इसे हम एक टाइप के डाइपोल्स कह सकते हैं। अरे वो डाइपोल अलग चीज, डाइपोल में दो पॉइंट चार्ज होते हैं, यहाँ पे पॉइंट चार्ज कहाँ पे है? सर मतलब टाइप ऑफ, मतलब है नहीं पर टाइप ऑफ। तो क्यों बोलते हो उसको है नहीं? सर मतलब एक पॉजिटिव है और जितना चार्ज पॉजिटिव मतलब का है उतना डाइपोल चार्ज। का क्या होता है, डाइपोल में दोनों चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉइंट लाइक चार्ज होते हैं।
तो पॉइंट चार्ज तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों प्लेट पे, तो ऑब्वियसली उसको हम डाइपोल नहीं बोल सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम? वो उन लोगों ने हमको दिया है उसका नाम, तो उसका नाम हम क्यों बिगाड़ते हैं? उन लोगों ने हमको बोला है कि उसको आपको कैपेसिटर बोलना है, तो हम उसको कैपेसिटर ही बोलेंगे। हाँ, वैसे ऐसा कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट कुछ यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो हाँ नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा, ऐसा कह सकते हैं। बट द सिस्टम कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ डाइपोल। देखो ये जो मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया हुआ है, मैं पहली बात बता दूं, ये लाइन नहीं है, ये क्या है बताओ फ्रेंड्स? ये क्या है? ये लाइन नहीं है, क्या है ये? पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स। ये 2 पैरेलल प्लेट्स है। ये जो है वो 2 पैरेलल प्लेट्स है। और मैं ये जो है ना, ये प्लेट्स, उसको उसका यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना रहा हूं मैं। इसको मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। ये 2 प्लेट को मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा। तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव पोल है ना, वो क्या करेगा पता है? वो पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो क्या होगा कि ये जो प्लेट, नेगेटिव चार्ज है जैसे एक प्लेट। हाँ प्लेट ए है ना, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्लेट ए के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर होने लगेंगे बाय द इफेक्ट ऑफ द बैटरी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के द्वारा प्लेट ए में से ट्रांसफर होके प्लेट बी में जाएंगे। तो ये बैटरी के इफेक्ट के द्वारा, बैटरी का इफेक्ट है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा ए टू बी। तो इनिशियली क्या था कि प्लेट ए एंड प्लेट बी बोथ आर न्यूट्रल, दोनों प्लेट इनिशियली न्यूट्रल थे। बट सोचो कि प्लेट ए में से इलेक्ट्रॉन सारे जा रहे हैं, तो ग्रेजुअली प्लेट ए कैसी बनेगी? नेगेटिव चार्ज। अरे इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया। पॉजिटिव होगा। जोशी उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसका क्या होता है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। हाँ पॉजिटिवली चार्ज होगा। और प्लेट बी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो जो प्लेट बी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि प्लेट ए जो है वो आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी, मैंने ये फिगर ए में, इस फिगर में मैंने बैटरी का कनेक्शन नहीं दिखाया हुआ है, बट वो आपके टेक्स्ट में नहीं है इसलिए नहीं बताया, बट ये किया हुआ है, ये हमने कर दिया है। तो ये बैटरी के कनेक्शन के बाद प्लेट ए जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही ये नेगेटिव होगा, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन प्लेट ने लॉस किया है उतने ही इलेक्ट्रॉन प्लेट बी ने गेन किया हुआ है। तो प्लेट बी उतना ही नेगेटिव होगा। जितना इलेक्ट्रॉन प्लेट ए ने लॉस किया हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉन प्लेट बी ने गेन किया हुआ है। तो प्लेट बी जो है उसका एग्जैक्ट उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अज्यूम करते हैं कि इसका चार्ज माइनस क्यू है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। तो ऑब्वियसली प्लेट ए का जो चार्ज होगा वो प्लस क्यू होगा और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगा। क्या ये आपको समझ में आया इतना? सर हाँ बोलो। सर ये सर्किट तो कंप्लीट हुई नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा? वाया बैटरी। सर बट सर्किट कंप्लीट तो होनी चाहिए कंडक्टर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि सर्किट तो कंप्लीट नहीं है तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो सही बात है। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है तो भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, बट ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कुछ ही टाइम के लिए प्रोड्यूस होगा। कितने टाइम के लिए पता है आपको? जब तक ये बैटरी, जब तक इसका ये दोनों प्लेट चार्ज ना हो जाए, चार्ज हो ना जाए। वैसे ये जो टॉपिक है वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का एक अलग से JEE में डिस्कस करना है। तो ऐसे होता है।
तो करंट कितने टाइम तक फ्लो होगा? तो जब तक ये दोनों चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे क्यू चार्ज, और ये क्यू का फिक्स्ड वैल्यू होता है, वो क्यू कितना होता है पता है? मैं आपको बताऊं, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। सपोज कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोवोल्ट का है, माइक्रो फैराडे का है, और सपोज कि आपने 5 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही 25 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा सपोज, तो जैसे ही 25 माइक्रोकूलम जैसे ही हो जाएगा, तो उसके बाद कैपेसिटर चार्ज होना बंद हो जाएगा, एंड उसके बाद आउटर सर्किटरी में, यहाँ पे तो देखो वैसे भी यहाँ पे तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा, बट जो आउटर सर्किटरी में इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर के दो प्लेट में इंसुलेटिंग मीडियम है, और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा है, तो भी वो जब चार्ज होगा, ये दो प्लेट चार्ज जो एस्टेब्लिश होता है ना, उसको चार्जिंग बोलते हैं। तो कैपेसिटर का जब चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है, तो एट दैट माइनर टाइम, वो बहुत ही कम टाइम होता है, तो एट दैट टाइम करंट फ्लो होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में ट्रांसफर हो रहा है। तो उस टाइम के लिए, वो टाइम के लिए करंट फ्लो होगा, दैट इज अ माइनर टाइम। और उसका ग्राफ ऐसे मिलेगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज जैसे बढ़ता जाएगा और करंट ऐसे डिक्रीज होगा, लास्ट में करंट जीरो हो जाएगा और चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, लास्ट में चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। अभी वो जेडब्ल्यू में डिस्कस करना था, बट आपने क्वेश्चन सर। पूछा इसलिए मुझे आंसर देना पड़ा। बोलो। सर हाँ बोलो। सर अभी भी पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि केमिस्ट्री में तो ऐसा सीखा था कि दोनों ये जो प्लेट्स है उसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम रखेंगे, तभी बैटरी की वजह से उन दोनों प्लेट्स में चार्ज कंडक्शन। अरे आप पूरा मिक्स क्यों कर रहे हो? वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और ये कैपेसिटर है, वो क्यों मिक्स कर रहे हो? मुझे ये नहीं पता चला कि दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो आप। वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और ये जो है वो कैपेसिटर है। वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, देखो आप, ये आज का लेक्चर अभी ऐसे डाउट में लेते हैं, चलो नहीं पढ़ाते आज कुछ। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो, उसका कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है और दूसरे का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है वहां पे रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो लेट अस अज्यूम ये जो है वो Pb है, और अज्यूम करो कि ये PbO2 है। तो क्या सपोज कि यहाँ पे H2SO4 है, तो क्या होगा कि यहाँ पे 2H प्लस H2SO4 का आयोनाइजेशन हो जाएगा, 2H प्लस SO4 माइनस 2, तो ऐसे आयन हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वहां पे ये 2H प्लस जाएगा और SO4 2 माइनस यहाँ पे जाएगा, तो ग्रेजुअली ये पॉजिटिव बनता जाएगा, ये नेगेटिव बनता जाएगा। और अगर आप इसको कोई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हो, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा, वो चीज ही पूरी अलग है। ये बैटरी का, ये जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अ बैटरी है, वो दैट इज नॉट इक्वल्स टू कैपेसिटर, उसके साथ कुछ उसका लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आता है, तो कैपेसिटर में कहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है? तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास ऑलरेडी बैटरी आपने ये ऑलरेडी बैटरी आपने बना दी है, उसको बनाना नहीं है, वो ऑलरेडी है वहां पे, बैटरी ऑलरेडी देयर, और इसका पॉजिटिव है नेगेटिव ऑलरेडी देयर। अब आप बैटरी को कनेक्ट करते हो, तो बैटरी ऑलवेज क्या करती है? अच्छा मैं एक और चीज आपको बताऊं, चलो ये कोई रेजिस्टेंस है, उसके साथ आप बैटरी कनेक्ट करते हो, तो अब ये बैटरी क्या करेगी पता है आपको? इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरा यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये पूरा सर्किट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो यहाँ से यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो कन्वेंशनल करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ऑपोजिट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये ऐसे करंट फ्लो होता रहेगा। अब क्या होगा पता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया ना, तो वापस से वो बैटरी के अंदर जाएगा, वापस ऐसे आएगा, मतलब यहाँ पे फ्लो होता ही रहेगा, करंट फ्लो होता ही रहेगा, यहाँ पे कभी स्टॉप ही नहीं होगा। यहाँ पे जब तक बैटरी का केमिकल रिएक्शन खत्म नहीं होता है, वहां तक ये करंट फ्लो होता ही रहेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस के बदले बैटरी के साथ हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस के बदले हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, मतलब दो कंडक्टर कनेक्ट किए।
तो यहाँ पे तो एयर गैप है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो अब इसको बैटरी को करना क्या पड़ेगा, ये बैटरी को करना क्या पड़ेगा कि यहाँ से ही वो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वाया बैटरी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन का जाना और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जाना स्टॉप होगा। अब इसका जो कैपेसिटी है, कितना वो चार्ज गेन कर सकता है, तो दैट कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो अब ये प्रोसेस कहां तक हो पाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं हो पाएगा। अगर रेजिस्टेंस होता तो ये प्रोसेस चलता ही जाता जब तक बैटरी खत्म ना होती, जब तक उसका केमिकल रिएक्शन खत्म ना होता, तब तक वो उसका करंट फ्लो होता ही रहता। बट यहाँ पे क्या होगा, करंट थोड़े टाइम पे के लिए ही वो फ्लो होगा। क्यों? बिकॉज ये जो कैपेसिटर है, सपोज के वो कैपेसिटर मैंने अज्यूम किया कि 5 माइक्रोफेरेड का है और मैंने जो बैटरी कनेक्ट किया हुआ है 5 वोल्ट का है, तो मतलब उसका चार्ज कैरिंग कैपेसिटी जो है, उसको चार्ज मैक्सिमम कितना चार्ज वो गेन कर पाएगा, 25। जैसे ही ये पॉजिटिव प्लेट का चार्ज 25 हो जाएगा और इसका -25 हो जाएगा, तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे ये सिस्टम काम करता है। तो अभी क्या पूछना है तनीश, बताओ। नहीं सर, पता चल गया। मतलब जब तक कंडक्टर्स कनेक्टेड ना हो तब तक उसके एंड पॉइंट तक क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। सर मतलब जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगी तब तक जो ब्रेकडाउन है बीच में, उसमें चार्ज होगा, नहीं तो फिर चार्ज होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फ्लो भी नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं पता चला क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलो। एक सेकेंड, थोड़ा खा लेता हूँ। अच्छा। सर मतलब जब तक बैटरी सर्किट कंप्लीट नहीं है तब तक जो भी कंडक्टर से वायर भी चलेगा, तो वायर के एंड पॉइंट तक वो चार्ज होगा ही, सिर्फ फ्लो नहीं होगा, मतलब चार्ज क्रिएट होगा। हाँ, चार्ज क्रिएट होगा, फ्लो नहीं होगा, बराबर है। हाँ, बराबर है। मतलब मैंने आपको ये पूरा उसको तेरा जो डाउट है उसको सिंपल करने के लिए ये एग्जांपल मैंने पेश दिया कि एक आप कनेक्ट करो, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करो और दूसरा कनेक्ट करो कैपेसिटर को, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि कुछ देर के बाद कंडक्शन होना स्टॉप हो जाएगा, और रेजिस्टेंस में क्या होगा कि कंडक्शन होता ही रहेगा जब तक बैटरी का वो डिस्चार्ज नहीं हो जाती है, तब तक यहाँ पे फर्स्ट केस में करंट फ्लो होने लगेगा। यहाँ पे थोड़े ही मोमेंट में, विद इन अ फ्यू माइक्रो सेकेंड, चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन है कि कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच में तो इंसुलेटर है, तो वहां से तो करंट पास ही नहीं हो सकता, तो वहां पे कभी होगा ही नहीं। सही बात है, वो कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच में से तो कभी पास नहीं होगा। कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच में करंट कभी पास नहीं होगा, यहाँ से तो कभी भी पासिंग नहीं होगा कुछ, बट यहाँ से इतने पार्ट में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, और वो थोड़ी देर के लिए होगा। वापस से हम अभी कैपेसिटर अभी कुछ पूछना है अभी कुछ? ओके, तो अभी मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूं कि हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है और अभी जो चार्जिंग का प्रोसेस खत्म हो गया है, बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, चार्जिंग जो जितना होना था वो हो गया है कैपेसिटर का, और बिकॉज ऑफ दैट upper plate of the capacitor have gained some positive charge, say plus Q, and its surface charge density is assumed to be a sigma. Surface charge density क्यों लाया हम? Because यहाँ पे जो है वो प्लेट्स है, और प्लेट के ऊपर जो चार्ज होता है तो वो कैसे होगा, प्लेट्स है तो वो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दैट इज वाई द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज अ सिग्मा, प्लस सिग्मा, एंड दूसरे का होगा माइनस सिग्मा। तो अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताने की ट्राई कर रहा हूं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा। तो पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो प्लेट में से बाहर निकलता है। तो ये जो रेड कलर का जो भी मैंने बताया हुआ है वो पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नेगेटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है कि प्लेट में से बाहर निकलता है। तो सभी जगह पॉजिटिव में से बाहर निकालो, पॉजिटिव में से बाहर निकालो, पॉजिटिव में से बाहर निकालो। और नेगेटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव प्लेट के अंदर एंटर होता है, प्लेट के अंदर जाना चाहिए उसको, प्लेट के अंदर जाना चाहिए, प्लेट के अंदर जाना चाहिए।
नेगेटिव प्लेट के अंदर जाना चाहिए, नेगेटिव प्लेट के अंदर जाना चाहिए, प्लेट के अंदर जाना चाहिए। तो अब देखो कि दो प्लेट के बीच का जो रीजन है वहां पे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, बट द रीजन आउटसाइड द टू प्लेट, द रीजन आउटसाइड द टू प्लेट्स, तो वहां पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, आप ध्यान से देखो तो उसका डायरेक्शन क्या है बताओ। द रीजन आउटसाइड द एंटी पैरेलल है। ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आपको ये पता है कि इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी is a sigma, then electric field is equals to sigma by 2 epsilon. हाँ, in which circumstances the distance between the two plate, the distance between the two plate is much smaller than the area of the plate. मतलब प्लेट के डायमेंशन से दो प्लेट का बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। हाँ, अब ये फ्रिंजिंग की बात मैं कर रहा था, तो देखो किसका क्वेश्चन था फ्रिंजिंग का? सर मेरा सजीत देसाई। जी देखो, ऐसा होता है कि दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो एग्जैक्ट ऐसा होता है, मतलब ऐसे लीनियर होता है। प्लेट पॉजिटिव प्लेट में से नेगेटिव प्लेट में एंटर होता है ऐसे लीनियरली, बट जो प्लेट का एंड जहां पे होता है, प्लेट का एंड, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लेट एंड जहां पे होता है उसको एज बोलते हैं। तो ये जो प्लेट का एज होता है ना वहां पे थोड़ा ऐसा कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। प्लेट के जो एजेस होते हैं वहां पे थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कर्व्ड हो जाता है। तो ये जो है, ये जो चीज है उसको हम बोलेंगे फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके सर। ओके, और हाँ बोलो। रीजन? हाँ, रीजन ऐसा है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका फॉर्मूला हमने क्या कंसीडर किया? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या कंसीडर किया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कंसीडर किया। एम आई राइट जोशी? यस सर। हाँ, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है वैलिड? लॉन्ग लाइन, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी लार्ज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ओके, तो अगर कोई पॉइंट इस दोनों प्लेट के बीच में है तो वो प्लेट को देखने का ट्राई करेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? प्लेट कैसी दिखाई देगी? यहाँ पे कोई पड़ा हुआ है, कोई आदमी पड़ा हुआ है देखो, तो वो प्लेट को देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? प्लेट कैसा फील होगा उसको? नजदीक यानी पास में होगा। वो अगर आप कोई वॉल है, वॉल घर पे, तो उसके वॉल के एकदम नजदीक जाके देखते हो तो आपको वॉल कैसा फील होता है? इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइट फील होता है। बट अगर आप यहाँ पे वॉल खत्म होता है, जहां पे वॉल खत्म होता है वहां पे जाके देखोगे तो क्या आपको वॉल इनफाइनाइट दिखाई देगा? नहीं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है किसके लिए? ओनली इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइडर रीजन के लिए वो वैलिड है। बट E डज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन ऑन द एज। उसके एज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो दैट इज वाई वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाता है एज पे, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है। इसके वजह से उसका जो फील्ड लाइंस है वो भी यूनिफॉर्म नहीं रहता है, वो कुछ कर्व्ड हो जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो वो एजिस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट आई विल निग्लेक्ट राइट नाउ। हम क्या करेंगे, वो फ्रिंजिंग जो है ना उसको निग्लेक्ट कर देंगे और हम ऐसा सोचेंगे कि दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो ये जो इफेक्ट होता है उसको हम निग्लेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि प्लेट के बिटवीन जो रीजन है, इन बिटवीन द दो प्लेट के बीच का जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? रिजल्टेंट एडिशन। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स? Q by epsilon। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन और प्लस सिग्मा बाई, हाँ आउटसाइड द प्लेट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा।
बट दो प्लेट के बीच का जो रीजन है वहां पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए, इक्वेशन नंबर 1। बट हमारा टारगेट कहाँ तक पहुंचना है, हमको पहुंचना है कैपेसिटेंस तक। हमारा जो टारगेट है वो कैपेसिटेंस है। और हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक फ्रेंड्स क्या किया, सर लास्ट लेक्चर में तो ये सब हो चुका है। हो चुका है ना, बट वो अभी एक बार मैं बता देता हूँ, मुझे पता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस ये पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बी एंड ए, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr और dl। तो VB माइनस VA फ्रॉम A टू B, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो तो ये यूनिफॉर्म भी है और उसका डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन dr को सारे dr को मिला दो तो वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो VA माइनस VB क्या होगा, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू प्लस ED कोस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब A टू B। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो A टू B है, प्लेट A टू प्लेट B, एंड डिस्प्लेसमेंट जो हम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन जो कर रहे थे वो भी A टू B ही था, तो डिस्प्लेसमेंट भी A टू B था। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, कोस 0 1 होता है। एंड ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं V बोल दूंगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट कैन बी गिवन बाय ED। ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, ये आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो अभी आपको ये पता चला होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना फ्रेंड्स, बिकॉज ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। ऐसा डायरेक्टली लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट कैन बी गिवन बाय ED। तो ये ED कहाँ से आया, उसके अभी फ्रीक्वेंटली इसका यूज भी होने वाला है, और ये ED कहाँ से आया वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पहले से ही प्रूव किया है कि दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। बट हमारा जो टारगेट है वो टारगेट तो Q बाई V फाइंड करना है, हमारा जो टारगेट है वो तो Q बाई V फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास QB है, VB है, तो अब Q बाई V को सब्जेक्ट और इक्वेशन बना देते हैं। Q बाई V को सब्जेक्ट और इक्वेशन बनाते हैं, तो अब क्या होगा सोचो, तो क्या बाकी बचेगा, Q बाई V को सब्जेक्ट और इक्वेशन बनाओ, तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V, बट फ्रॉम हियर Q बाई V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी खत्म हुआ। Our target is to derive the formula of a parallel plate capacitor, capacitance of the parallel plate capacitor. So this is the formula of a parallel plate capacitance. Friends, ये फॉर्मूला को देख के ऐसा पता चल रहा है, ये फॉर्मूला को देख के ऐसा क्लियरली पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो 3 चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। वो कौन से 3 चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? तो पहली बात यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है। अगर दो प्लेट के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम नहीं है, एयर नहीं है, कोई और मीडियम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो मीडियम का परमिटिविटी लेना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस इज डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट वो रिप्रेजेंट करता है कि मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा ए, तो एरिया ऑफ द प्लेट इज क्या, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, वो कंडक्टर के डायमेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। और तीसरी बात यहाँ पे डी आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द सेपरेशन और अरेंजमेंट बिटवीन द टू कंडक्टर्स। तो कैपेसिटेंस ये 3 चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फ्रेंड्स क्या ये थ्योरी समझ में आया? ये थ्योरी एग्जाम में पूछने वाले हैं इस बार। इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो है वो हमने डिस्कस किया। अब
में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस आर द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हमारा जो टारगेट है वो ऐसा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, सो फ्रेंड्स, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन मुझे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, C1 C2 अप टू Cn। ये सारे कैपेसिटर को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। C1 C2 अप टू Cn। देखो, अब मुझे ये बताओ कि क्या होगा। क्या हो, एक बैटरी का पॉजिटिव पोल है, तो वो पॉजिटिव पोल क्या करेगा फ्रेंड्स? देखो, बहुत सोचने लायक चीज है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा बैटरी का। तो ये जो C1 कैपेसिटर है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो प्लेट है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, कहां से कहां पे? तो ये प्लेट C1 के लेफ्ट हैंड साइड से प्लेट से शुरू करके वो यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। तो प्लेट C1 का लेफ्ट हैंड साइड का प्लेट कैसा होगा फ्रेंड्स, कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। लेट द चार्ज ऑन इट इज इक्वल्स टू Q। और यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, प्लेट Cn का नेगेटिवली चार्ज्ड। लेट द चार्ज ऑन इट इज माइनस Q। बट अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। प्लेट C1 का जो लेफ्ट हैंड साइड का प्लेट पॉजिटिव हो गया, तो वो ये जो राइट साइड के प्लेट को क्या करेगा, मतलब उसके मतलब वो उसको क्या करने का ट्राई करेगा? नेगेटिव करना। तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एस्टेब्लिश होगा। कितना इलेक्ट्रॉन एस्टेब्लिश होगा? जितना भेजा है, मतलब जितना हाँ, तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव है उतना यहाँ पे नेगेटिव आएगा। बट ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के आएंगे, मतलब यहाँ से आएंगे, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ से ये ग्रेजुअली पॉजिटिव हो जाएगा। कितना पॉजिटिव होगा? प्लस Q। अब ये क्या करेगा वापस से, ये क्या करेगा वापस से? तो इसको इलेक्ट्रॉन, इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा माइनस Q तक, बट वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे दूर दूर से, तो ये वापस से प्लस Q। मतलब कंक्लूजन इज दैट। तो कंक्लूजन क्या हुआ? व्हेन capacitors are connected in series, charge on each capacitor, सभी कैपेसिटर का जो चार्ज है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। देखो, सभी कैपेसिटर का चार्ज Q। चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब ऐसा हुआ कि पॉजिटिव प्लेट का, जब भी आप कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो आपको कौन सा चार्ज अज्यूम करना है? पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अज्यूम करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सारे कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज है वो Q ही होगा, सबका सेम होगा। तो मतलब जो अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सारे कैपेसिटर्स का जो चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, वो सेम हो जाता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस
on them will not be same. पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा. पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस इज Q by V. तो अगर पोटेंशियल का सोचते हो तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? Q by C होगा. अब Q तो सबके लिए सेम है, चार्ज तो सबका सेम ही है, बट C1 है तो यहाँ पे V1 आएगा. अगर आप C2 लिखते हो तो उसका पोटेंशियल V2 आएगा. मतलब पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर विल बी डिफरेंट बिकॉज देयर कैपेसिटेंस आर डिफरेंट. और ये सारे पोटेंशियल को अगर मिलाते हो तो टोटल पोटेंशियल, सारे पोटेंशियल को अगर मिलाते हो तो वो आपको बैटरी के पोटेंशियल मिल जाएगा. सप्लाई वोल्टेज मिलेगा. तो सप्लाई वोल्टेज को V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अप टू Vn. V1 प्लस V2 सारे पोटेंशियल को मिला दो तो आपको जो बैटरी का सप्लाई है वो मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल. तो एज अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर आर सेम, दे आर सीरीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बट उसका चार्ज सेम है बट उसका पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा. क्यों पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा? बिकॉज द फॉर्मूला सजेस्ट दैट C1 C2 आर डिफरेंट. दैट इज व्हाई V1 V2 and V3 up to Vn are also different. तो V is equals to V1 plus V2 up to Vn. तो V1 के बदले में क्या लिख सकता हूं? In place of V1 I can write, बताओ. In place of V1 में क्या Q by C1. हाँ, Q by C1. तो ये हो जाएगा Q by C1 plus Q by C2 up to Q by Cn. तो सभी में से Q कॉमन लेते हैं तो 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 अप टू 1 upon Cn. तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा V by Q. तो V by Q इज इक्वल्स टू 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 अप टू 1 upon Cn होगा. बट फ्रेंड्स ये V क्या है? तो V तो नेट पोटेंशियल है. तो ये नेट पोटेंशियल अपॉन नेट चार्ज, तो ये जो होगा वो तो नेट कैपेसिटेंस का होगा. तो फ्रेंड्स C इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Q बाई C इज इक्वल्स टू Q बाई V. तो फ्रेंड्स Q बाई V जो C है तो मतलब V बाई Q क्या होगा? तो फिर V बाई Q क्या होगा? 1 upon C. 1 upon C इफेक्टिव. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि V बाई Q जो है वो तो 1 upon C इफेक्टिव है. तो फ्रेंड्स 1 upon C इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 अप टू 1 upon Cn. देखो कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है. बट ये फॉर्मूला हमको किसका रिमाइंड कराता है? पैरेलल. हाँ सर पैरेलल कंडक्टर नो. हाँ, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. क्वेश्चन ऐसा था कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स. तो सीरीज कॉम्बिनेशंस जो था कैपेसिटर का, उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मुझे निकालना था तो वो मुझे मिल गया. आपको याद कैसा रखना है कि भले ही कैपेसिटर सीरीज में है बट आपको फॉर्मूला कैसे सोचना है? रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको सोचना है. शायद आपको पता होगा कि इस टाइप के फॉर्मूला में जो रिजल्टेंट आता है, कोई मुझे बताना चाहेगा? यहाँ पे कहीं कुछ कहना चाहेगा? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, कुछ याद आ रहा है फ्रेंड्स? ऐसा 10th में कुछ पढ़े थे? यस सर. रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट होता है. तो जो कंसेप्ट रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने अप्लाई किए थे, वही कंसेप्ट यहाँ पे कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में हम अप्लाई कर सकते हैं. दूसरी बात,
अगर कोई ऐसा बोलता है कि n इक्वल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कोई मुझे बताएगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा? C1 plus C2 plus C3 up to Cn. ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई बताएगा सारे कैपेसिटेंस इक्वल है, सी सबका वैल्यू सी है, सी सबका सी है, तो व्हाट शुड बी द इफेक्टिव कैपेसिटेंस? n times 1/c. हाँ, वो तो 1/c इफेक्टिव हुआ, तो अब सी इफेक्टिव क्या होगा? तो n times c. क्या बोल रहे हो आप? C upon N. सर बट इफेक्टिव तो सर n टाइम c नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? 1/c इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/c प्लस 1, अच्छा हाँ सर, हाँ सर समझ तो गई ये समझ n गई। बाई सी आएगा 1/c इफेक्टिव। हाँ c by n आएगा। हाँ अरे रेजिस्टेंस में पढ़ रहे थे ना आप, कि रेजिस्टेंस में था ना कि अगर वो पैरेलल में है तो रिड्यूस टू n टाइम्स हो जाएगा इफ n। हाँ सर, वो 1/, था, मैं भूल गई थी। हाँ हाँ। सर। और तीसरी बात, कंक्लूजन नंबर 3, कंक्लूजन नंबर 3 कि अगर दो कैपेसिटर ही है, अगर दो कैपेसिटर है, ओनली 2 कैपेसिटर्स, तो उसके लिए ये 1/, वाला फॉर्मूला यूज मत करना। फॉर 2 कैपेसिटर्स you can apply the formula C effective is equals to C1 into C2 upon C1 plus C2, like a R1 R2 upon R1 plus R2। तो अगर दो कैपेसिटर है, तो अगर दो कैपेसिटर ही है तो आपको अप्लाई करना है C1 C2 upon C1 plus C2, दिस विल बी मोर इजियर टू अप्लाई। आप उसका सिंप्लीफाई करोगे ना, 1/c इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/c1 plus 1/c2, और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा C1 C2 upon C1 plus C2। तो इज इट क्लियर एवरीबडी? क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया आपको? यस और नो? हाँ सर। देखो, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का डिस्कशन किया, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ये 3 पॉइंट्स जो 3 पॉइंट्स थे वो इंपॉर्टेंट थे। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो हमारा टारगेट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। Okay, so parallel combination of a capacitor। तो अगर हम कैपेसिटर को ऊपर नीचे कनेक्ट करते हैं, सारे कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि उसका जो दोनों उसके जो एंड टर्मिनल्स है वो साथ में आ जाए, दोनों कैपेसिटर के एंड टर्मिनल्स अगर साथ में आ जाए तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। देखो, ये जो है चीज है, C1 C2 C3,
तो अगर 3 कैपेसिटर के लिए हम पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद अगर 3 से ज्यादा है तो उसका भी क्या होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे. सो राइट नाउ डिस्कसिंग दिस फॉर द 3 कैपेसिटर्स ओनली, और फिर उसका ज्यादा अगर कैपेसिटेंस है तो उसका भी सोच लेंगे. So let C1, C2 and C3 are these 3 capacitors are connected in parallel. वो अगर सोचते हैं कि पैरेलल में है. तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि इसमें जितने भी कैपेसिटर्स है उसके जो एंड टर्मिनल्स है वो आफ्टर ऑल किसके साथ कनेक्टेड है? देखो, आफ्टर ऑल बैटरी के साथ कनेक्टेड है. तो मतलब क्या होगा, सभी कैपेसिटर्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा in this type of connection, potential difference across each capacitor, सभी कैपेसिटर के जो एंड टर्मिनल्स है वो एक साथ कनेक्टेड है. तो मतलब कि सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम. देखो आज का लेक्चर हमारा जो है वो 2:15 तक का है. आज तो ट्यूसडे है, आज किसी को 2 बजे लेक्चर नहीं है. तो ऐसा माइंड सेट नहीं करना है आपको कि निकलना है. 2:15 का आपका लेक्चर खत्म होगा, मतलब 5-7 मिनट के बाद खत्म होगा. तो डोंट गो एनीवेयर. तो आपको ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स कि यहाँ पे इस टाइप के कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, बिकॉज सारे कैपेसिटेंस का जो एंड टर्मिनल्स है वो एक साथ कनेक्टेड है ऐसे. तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम ही रहेगा. पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली सेम रहेगा. दैट इज इक्वल्स टू V, दैट इज इक्वल, हियर इट इज इक्वल्स टू बैटरी वोल्टेज ऑफ द बैटरी. बट हियर charge on them, charges on them will not be same. चार्ज सेम नहीं रहेगा. क्यों? बिकॉज C इज इक्वल टू Q बाई V. तो मतलब Q इज इक्वल टू क्या होगा? CV होगा. तो अगर यहाँ पे वोल्टेज तो सबके सेम है, बट अगर कैपेसिटेंस C1 है तो चार्ज Q1 होगा. कैपेसिटेंस C2 है तो चार्ज Q2 होगा, एंड ऑनवर्ड्स. दूसरी बात, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो क्या करेगा, तो ये तीनों प्लेट को इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, नीचे ले जाएगा. तीनों प्लेट के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले जाएगा और ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा. लेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 is Q1, चार्ज ऑन द C2 is Q2, and charge on the C3 is Q3. So total charge Q is equal to क्या होगा? Net charge Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. तो नेट चार्ज इक्वल्स टू Q1 plus Q2 plus. अब मुझे ये बताओ कि Q1 के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए, तो बताएगा कोई मुझे? Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, कोई बताएगा? C1 into V. Q इज इक्वल टू हो जाएगा C1 V1, बट V1 नहीं होगा बिकॉज V तो सबके लिए सेम ही है. C2V, C3V. अगर 3 से ज्यादा कैपेसिटेंस है तो भी ये जो चेन है वो चलती रहेगी. अब V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn. तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि Q बाई V इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 अप टू Cn. बट आपको पता है कि Q बाई V तो क्या है? Q इज द नेट चार्ज, V इज द नेट पोटेंशियल. तो Q बाई V क्या होगा? नेट कैपेसिटेंस होगा. तो फाइनली फ्रेंड्स आई कैन से दो द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल, बट द फॉर्मूला reminds us which formula? कैपेसिटी. बट फॉर्मूला किसका मिला मुझे? रेजिस्टेंस का लिए किसका फॉर्मूला मिला? ये सीरीज वाला फॉर्मूला मिला. R is equals to R1 plus R2 up to Rn. So finally I can conclude that though the capacitors are connected in parallel,
but the formula is like a series combination of the resistance. तो यहाँ पे वापस से हम तीन चीज कह सकते हैं नोटेबल पॉइंट्स. नंबर 1, रिजल्टेंट पोटेंशियल, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस के बारे में क्या कह सकते हैं हम? बोलो, कोई बोलेगा? कुछ तो बोल दो. यहाँ पे सबके कैपेसिटेंस का एडिशन होता है, तो जो एडिशन होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी द लार्जर देन द लार्जेस्ट वन होगा. सेकंड, इफ n equal capacitors are connected in parallel, तो कोई मुझे बताएगा what should be the resultant capacitance? NC. हाँ, तो ये होगा n into c होगा, c plus c n times. तो वहां पे reduced by n times था, वहां पे reduced by n times था, यहाँ पे increase by n times होगा. And third one, अब बस ये दो ही, अब दो, if two capacitors are there, you can apply the formula C1 plus C2 only. तो इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. तो these are the notable points for the parallel combination of the capacitors. तो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ. कल 1 o'clock, कल 1 बजे, कल कोई रेगुलर लेक्चर नहीं है. कल हमारा कोई रेगुलर लेक्चर नहीं है. कल संडे का JEE नीट का लेक्चर हमारा कैंसिल हुआ था. प्रेमचंद या प्रेम कल संडे को हमारा JEE नीट का कैंसिल हुआ था. तो कल है ना हमारा 1 to 2 o'clock JEE का लेक्चर रहेगा, JEE या नीट का रहेगा. और Thursday you will be having lecture from 1 o'clock to 2:30. तो थर्सडे आपका लेक्चर 1 to 3, और मैं एक पूरा मतलब एक का स्केड्यूल आपको अभी दे दूंगा. हमारे जो लेक्चर अभी है उसका स्केड्यूल, एग्जाम का स्केड्यूल मैं अभी आपको व्हाट्सअप कर दूंगा थोड़ी देर में. तो आज का सेशन यहाँ पर खत्म हुआ. किसी को कुछ पूछना है आज के सेशन में लास्ट में? सर आके क्या क्वेश्चन होमवर्क में? हाँ, यू नीड टू राइट द 3 क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन ऐसा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये 3 क्वेश्चन जो है नोट्स में, वो आपको 2 टाइम्स लिखना है. सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन देम.